हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑक्सफोर्ड परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी घर परिवार में सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और घर परिवार में भी सब अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है। इसी के साथ में अपन साइंस के ब्रह्मास्त्र के रूप में 1111 प्रश्न एनालिसिस कर रहे थे। उसी क्लास को आज आगे कंटिन्यू रखेंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त मेरे साथ जुड़ जाएं। आवाज चेक करके बता देना प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। उसके बाद में शुरुआत करेंगे आज के जबरदस्त शानदार सेशन की। ठीक, बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। 22 अप्रैल आपका टारगेट होना चाहिए कि 22 अप्रैल वाले दिन साइंस के अंदर पूरे 15 के 15 सही करने का टारगेट होना चाहिए। ठीक, और जिस आधार पे प्रश्न करवाए जा रहे ऐसे ही प्रश्न वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार सभी साथी जुड़ जाएं, जल्दी से अपने बाकी दोस्तों को शेयर करें। उसके बाद में शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। ठीक है, तो देखो कुछ प्रश्न अपन ने कर लिए थे, उससे आगे अपन पढ़ेंगे। जहां तक कर लिया था वहां तक चलते हैं। देखो यहां तक पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न कल पढ़ लिया था। इससे आगे के प्रश्न अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे आगे के क्वेश्चन जो भी एक्स्ट्रा बातें आपको बताई जाएंगी उनकी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक, जो भी बातें आपको बताई जाएं, जो आपको आती हैं अच्छी बात है, भले मत लिखो, लेकिन जो चीजें आपको नहीं आ रही है उनको कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, पहले तो इसका उत्तर बता दो भाई। एक बार जो भी साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत है भाई। गुड मॉर्निंग सर, आर्मी, तनु, रेणुका, दीपक, रमनदीप, फ्यूचर फौजी, सभी का स्वागत है। पायल, मीना, सब ठीक, सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे आज के बेहतरीन प्रश्न से। क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्रिएट करेगा न्यूरॉन और नेफ्रॉन, इसलिए ही दोनों ऑप्शन में लेके आया हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में भी कंफ्यूज क्रिएट करेगा। ठीक है ना। हाँ तो ज्यादा आ गया, पानी आ गया क्या। देखो किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है बताओ, न्यूरॉन कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन कहलाती है, याद रखना। ठीक है ना। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो भी उत्तर क्या आएगा, नेफ्रॉन। ठीक है। किडनी को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है किडनी का। किडनी का दूसरा नाम है वर्क। क्या है, वर्क। यहां पे लिखता हूं किडनी, इसी का दूसरा नाम क्या है, वर्क। और इसी का तीसरा नाम कौन बताएगा, गुर्दा। क्या है, गुर्दा। इसी का तीसरा नाम क्या है, गुर्दा। वर्क बोलो चाहे किडनी बोलो चाहे गुर्दा बोलो, तीनों की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। मतलब किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। सर न्यूरॉन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अपने आप में एक अहम रोल रखता है तंत्रिका तंत्र की। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन, या सॉरी गलत बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी, न्यूरॉन कहलाएगी। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछे तो क्या कहलाती है, न्यूरॉन। और अगर किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछे तो क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कोशिका की, किसकी, कोशिका की, कोशिका की नहीं सॉरी, मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। मैंने उत्तर ही बता दिए है ना। आपसे पूछे मानव शरीर की, किसकी, मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोशिका, जिसको क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, कोशिका, जिसे क्या कहा जाता है, सेल। ये हो गया तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो तुमसे पूछ रहा हूं मैं, श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? हाँ मनीष, है वायु कुपिका, एल वली। ठीक है ना। श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछे आपसे
श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछे सर, आपको उत्तर बताना है वायु कूपिका। क्या बताना है? वायु कूपिका, जिसको एलवली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलवली। एक प्रश्न और पूछे अगर आपसे, वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, तो क्या कहलाएगी? वर्षण पालियां। क्या कहलाती हैं? वर्षण पालियां। अरे शुक्राणु अलग चीज है, इसको शुक्राणु ही दिखता बस रात दिन, बस शुक्राणु शुक्राणु। वर्षण पालियां क्या हो जाएगा? वर्षण पालियां। ठीक, 4 या 5 प्रश्न मैंने यहां से बताए हैं, कोई भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, अच्छे से याद रखें। रिपीट करूंगा 1 मिनट के अंदर। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। ठीक है सर। उसके बाद में मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका। श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वायु कोशिका। और आपसे पूछ ले वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वर्षण पालियां, टेस्टिस लोब बोलते हैं इंग्लिश में, टेस्टिस लोब। ठीक है, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। ये रहा आज का अपना अगला प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर सबको आता है। इस प्रश्न का उत्तर सबको आता है, बिल्कुल आता है। पानी का सूत्र क्या है? बताओ क्या आएगा भाई उत्तर? कमेंट में करें फटाफट से, जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा भाई? ए ऑप्शन रेणुका का है, और भी किसी का कोई कमेंट? पायल मीणा ए ऑप्शन बता रहा है, दीपक ए ऑप्शन, और भी किसी का? रेणुका दोबारा से ए, एक ही बार आएगा भाई, 2 बार थोड़ी आएगा। और भी किसी का कोई उत्तर आ रहा है क्या? तनु सिंह ए बता रही। बलराम सिंह ए, जमींदार H2O, आर्मी बॉय विवेक तिवारी ए ऑप्शन। देखो अब भाई बोर्ड पे देखो, पानी का सूत्र क्या होता है? सबको आता, अगर ये भी नहीं आता तो फिर तो बहुत गलत बात है। H2O, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। बाकी सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। D2O, D2O, D2O का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और ये जो D2 है इसे भारी जल भी कहते हैं। ठीक है। H2SO4, H2SO4 ये क्या है रे? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सर H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल सबको पता, मैं बता रहा हूं, वो परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा जा चुका है 2018 में। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? क्या? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? ये याद रखना, ऑयल ऑफ विट्रियोल। इससे ही रसायनों का राजा, इससे ही अम्लों का राजा, इससे ही गंधक का तेजाब। इसे क्या कहते हैं? गंधक का तेजाब। गंधक का तेजाब। ये मैं हमेशा इसलिए लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से खोपड़ी में बैठ जाए, चीजें याद हो जाएं क्लास के अंदर। इसे क्या कहते हैं? गंधक का तेजाब। इसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, और इसे ही कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का निर्धारण कर सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, जो भी देश सल्फ्यूरिक अम्ल का जितना ज्यादा उत्पादन करेगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसे अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है ना, बड़ा प्रबल अम्ल है ये KMnO4। इसे क्या बोलेंगे? पोटेशियम, क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम पर मैग्नेट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, KMnO4 ही होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, आगे चले। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये रहा आज का अपना अगला प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा सभी साथी बताएंगे। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है भाई, यहाँ पे तो प्रॉपर है ना। आवाज वाला तो स्पीकर ही दूसरा लाना पड़ेगा ना, आवाज का इश्यू तो डेली आता है। आ रही है कि एक बार चेक कर रहे हैं? आवाज आ रही है यहाँ पे है ना, एक बार चेक कर लेना भाई, आवाज आ रही है। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? क्या आसंजक बल है? क्या पृष्ठ तनाव है? या आपस में मिल नहीं सकते? या तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है?
सही उत्तर क्या आएगा? उत्तर सही क्या आएगा रे? सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आसंजक बल। क्या होता है ये आसंजक बल? आसंजक बल क्या होता है रे? दो प्रकार के बल होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आगे से नहीं बोलोगे, इधर देखो बोर्ड पे। एक तो होता है ससंजक बल। क्या होता है? ससंजक बल। और एक होता है भाई आसंजक बल। कौन सा बल होता है? आसंजक बल। एक होता है ससंजक बल और एक होता है आसंजक बल। ससंजक बल की परिभाषा क्या है? ध्यान से सुनना अच्छे से। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा? ससंजक बल कहलाएगा। ये क्या है ससंजक बल की परिभाषा? मुझे पता है तुम्हें परिभाषा से समझ में नहीं आएगा, उदाहरण देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले तो यहां पे शॉर्ट में इसका लिखता हूं, एक ही पदार्थ के अणु, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा? ससंजक बल कहलाएगा। अब ससंजक बल का उदाहरण, उदाहरण से तुम चीजों को पकड़ जाओगे आराम से। जैसे पानी के अणुओं में लगा बल। पानी के जो अणु है ना, पानी के अणु, उनके अंदर आपस में एक बल लगता है, उस बल का नाम क्या है? ससंजक बल। लेकिन वही पानी अगर मैं इस गिलास में रख दूं, वही पानी अगर इस गिलास में रख दूंगा, तो जो बल लगेगा वो लगेगा आसंजक बल। समझ में आ रही है? अकेला अगर पानी है तो पानी के अणुओं के मध्य, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है, ठीक है ना। एक ही, क्योंकि पानी है, पानी एक ही पदार्थ है, ठीक है। उसके अणुओं के मध्य लगने वाला बल तो कौन सा बल? ससंजक बल। लेकिन कितने? दो। कितने? दो। दो पदार्थ के अणुओं के या भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? आसंजक बल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस गिलास के अंदर अगर मैं पानी रख दूंगा, तो पानी और गिलास के मध्य जो लगने वाला बल है ना, वो कौन सा कहलाएगा? आसंजक बल। ऐसे नहीं समझोगे तुम तो देसी भाषा में समझाना पड़ेगा। महिलाएं अपने होठों पे लिपस्टिक लगाती, आसंजक बल का उदाहरण। क्या लगाती हैं? महिलाएं अपने होठों पे लिपस्टिक लगाती, कौन से बल का उदाहरण है? आसंजक बल का उदाहरण है, ठीक है ना। आसंजक बल का उदाहरण है। महिलाएं अपने आंखों के ऊपर आई कलर लगाती हैं, क्या बोलते हैं उसको? आई लाइनर बोलते हैं, आई कलर बोलते हैं? आई लाइनर। आई लाइनर क्या होता है? महिला की आंख के चिपक जाता है ना रे। आई लाइनर नहीं देखा? वो लिपस्टिक तो सबने देखी है, लिपस्टिक देखी है ना। महिलाएं अपने होठों पे लिपस्टिक लगाती हैं, तो वो लिपस्टिक और होठों के मध्य जो बल लग रहा है ना, उसके अंदर बताओ भिन्न भिन्न अणु है कि नहीं है? बिल्कुल है गुरुजी। एक तो होठ और एक क्या है? लिपस्टिक। होठ और लिपस्टिक के मध्य जो लगने वाला बल है ना, वो आसंजक बल है। लेकिन लिपस्टिक खुद अगर चुपचाप पड़ी है अकेली, तो लिपस्टिक के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या है? ससंजक बल। और लिपस्टिक और होठों के मध्य लगने वाला बल कौन सा है? आसंजक बल। समझ गए होगे अब तो। भिन्न भिन्न अगर पदार्थ के अणु आ जाते हैं तो आसंजक बल, और एक ही पदार्थ के अणु अगर होते हैं तो ससंजक बल। समझ में आ रही है? यहां पर सर पानी की बूंदे हैं और तेलीय पृष्ठ है, पानी की बूंदे हैं और तेलीय पृष्ठ है, तो बताओ भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु हैं या नहीं है? बिल्कुल है। और भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु हैं, इसलिए कौन सा बल लगेगा? आसंजक बल लगेगा। इसलिए कौन सा बल लगेगा? आसंजक बल लगेगा। अब बताओ प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को पता है तुम उस लिपस्टिक वाले से समझोगे, ऐसे समझोगे ही नहीं, इसलिए ढूंढा कहीं से, ठीक है ना। हाँ, आगे चलें तो इसकी परिभाषा लिख देता हूं। भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कौन सा है? आसंजक बल, ठीक है। कौन सा बल है? आसंजक बल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? पानी एवं गिलास के मध्य लगने वाला बल, पानी एवं गिलास के मध्य लगने वाला बल, पानी एवं गिलास के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने
कल शायद यही प्रश्न आया था तुम्हारे, ठीक है ना। ये घूम फिर के यही प्रश्न क्यों आता रहे, घूम फिर के ये प्रश्न क्यों आता, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, इन तीन के अंदर इस प्रश्न ने जो है अपना अहम ही रोल अदा कर रखा है। ये तो पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आवर्ती का ही काम है आर्मी के अंदर, तो बंदूक छुड़ानी है तो धौनी निकलेगी, ठीक है ना। एरोप्लेन उसके अंदर अगर एयरफोर्स में जाना है तो उधर भी धौनी निकलेगी, नेवी के अंदर जाना है तो जहाजों में धौनियां निकलेंगी, तो काम ही धौनियों का है, ठीक। तो खैर छोड़ो, मनुष्य की सर्वैता की सीमा क्या होती है, तो सर 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के मध्य, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के मध्य होती है। मैं आपसे बोलूं कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, एक एक बात को अच्छे से समझना है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। अजय वैष्णव सर आप अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। और कौन है, जसप्रीत, शायद हो जा करो सर स्क्रीनशॉट लेने, हाँ ठीक है भाई, शायद अगली बार से हो जाएंगे ना, याद नहीं रहा मेरे। चलो ए ऑप्शन, ठीक है। मनुष्य की सर्वैता की सीमा क्या होती है, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। एक और प्रश्न याद रखना, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए वो ही लिख रहा हूं, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। उसके अंदर बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के अंदर प्रश्न पूछा गया कि ध्वनि का जो मात्रक है वो क्या होता है, डेसिबल, ठीक। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। क्या होता है रे, डेसिबल। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि डेसिबल को लिखा कैसे जाएगा, बहुत बार क्लास में मैंने बताया, स्मॉल तो डी आता है और कैपिटल बी आता है, याद रखना, ठीक है ना। ये रेडियो ऑपरेटर में ऐसा ही प्रश्न आया था। मैं जो भी चीजें बता रहा हूं मैं खुद के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, रेडियो ऑपरेटर का मैंने खुद ने एग्जाम दिया, इसलिए मेरे ये प्रश्न आए थे, इसलिए मैं पता है और ऑप्शन कैसे आए थे। बाकी तो और पता नहीं कितने एग्जामों में आया होगा, ठीक है ना। तो देखो इधर, हाँ बताएंगे, डेसिबल का ऑप्शन वहां पे इस प्रकार से आए थे कि बंदा ऑटोमेटिक कंफ्यूज हो जाए। अब बताओ वहां पे कंफ्यूज क्रिएट होगा कि नहीं होगा। आप सबको पता है कि गुरुजी ने बताया था डेसिबल होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यार यहां तो डेसिबल का लफड़ा ही चेंज कर दिया, कहीं पर स्मॉल कहीं पर कैपिटल, समझ में आ रही है ना। तो डेसिबल में क्या होगा, स्मॉल तो डी और कैपिटल बी, इस चीज को नहीं भूलना है, ठीक है ना। अगर एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो ऐसे बना सकता है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये हो गया ध्वनि का मात्रक डेसिबल। तीसरा प्रश्न सर पूछा जाएगा, कितने हर्ट्ज की ध्वनि शोर के अंदर काउंट होती है, कितने हर्ट्ज की ध्वनि शोर के अंदर काउंट होती है 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि है ना, वो शोर में काउंट होती है। शोर का मतलब समझ रहे हो, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है ना। हाँ तो ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि कितने डेसिबल से ऊपर की ध्वनि शोर। इधर देखो, कितने डेसिबल की ध्वनि शोर के अंदर काउंट होगी, तो 80 डेसिबल से ऊपर, लगभग 80 डेसिबल से ऊपर। यह प्रश्न है तीसरा, ठीक है, 80 डेसिबल से ऊपर। चौथा प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है, सामान्य बातचीत, कौन सी, सामान्य बातचीत के दौरान कितने डेसिबल की आवृत्ति निकलती है, 30 से 40 हर्ट्ज। कितनी, 30 से 40, सामान्य बातचीत में, सामान्य बातचीत में 30 से 40 डेसिबल, याद रहेगा 30 से 40 डेसिबल। अभी राजस्थान एसआई के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ भाई, तुम्हारी परीक्षा में आ सकता है ये प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। हेलो गुड मॉर्निंग सर, हिमांशु गुड मॉर्निंग सर, आप एक नंबर पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई। अजय वैष्णव सर आप ज्यादा क्लास लिया करो हमारी, हाँ लेंगे भाई लेंगे, है ना। डेसिबल बिल्कुल, जसप्रीत एमडी अरमान सही है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजस्थान एसआई में प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तुमने सबने देखा है, बस तुम बता नहीं रही हो, ठीक है ना।
तुम ये बताओ, इधर सिक्कर और ये जो हाईवे है सिक्कर जयपुर हाईवे रिंगस तक है ना, 4 लाइन है, 8 लाइन है ना, देखा है ना। तो बताओ बीच के अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? तो वो कैसे डिजाइन शो के लिए लगा रखे हैं क्या? तो पेड़ पौधे जो है वो ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। और वो जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं ना उसको बोलते हैं ग्रीन मफलर। क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर। राजस्थान एसआई में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की सबसे कारगर विधि है ग्रीन मफलर। क्या है? ग्रीन मफलर। ये भी याद रखना, एसआई में पूछा जा चुका है। ध्वनि प्रदूषण, तो क्या है? ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बड़ा काम का है ग्रीन मफलर, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन मफलर, ठीक है। उसके बाद में देखो, इस प्रश्न में इतना ध्यान में रखना, बाकी आपको पता है अवश्रव्य तरंगों की आवर्ती पूछे 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज बताना है, और पराश्रव्य तरंगों की आवर्ती पूछे तो 20 हर्ट्ज से ऊपर बताना, सॉरी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर बताना। 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहां तक ये प्रश्न क्लियर है सबका? किसी कोई दिक्कत? अब ऑनलाइन वालों के स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई, 1 मिनट का टाइम है। क्या? हाँ, सोनार, सोनार के बारे में टाइम लगेगा। तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक। सोनार का उपयोग किया जाता है, सोनार के अंदर पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका? पराश्रव्य। पराश्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। कौन सी वेव बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। और सोनार जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं नेवी वाले। कौन? नेवी वाले, या फिर जो जहाजें चलाते हैं वो सोनार का यूज करते हैं। ये नॉर्मल तुम पानी के अंदर घूमने जा रहे हो, जहाज होती हैं दो, वो उनके अंदर नहीं। बड़ी बड़ी जो शिप होती हैं, बड़ी बड़ी जो जहाज होती हैं, उनके अंदर सोनार का यूज किया जाता है, ठीक। फुल फॉर्म क्या है अभी बताइए मैंने? साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। चित्र बना के बता रहा हूं, अभी देखना। अच्छे से समझना इधर। मान लो कि ये क्या है? जहाज है। ये क्या है? जहाज, ठीक है ना। ये जहाज है, शांति से देखेंगे ना ऑनलाइन वाले भी। ये क्या है? जहाज, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसान है, ये है पप्पू, जहाज चला रहा है आराम से, ठीक। जहाजों को लूटने के लिए भी सोनार का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जहाजों को लूटने के लिए भी सोनार का यूज किया जा सकता है। लूटने के लिए कैसे? पता लग जाता है सोनार से कि जहाज कितनी दूरी पर है, ठीक। और जहाज जो चलाने वाला है वो सोनार का यूज करता है कि आगे कोई बड़ा पत्थर या बड़ा, उस पानी में तो पत्थर आएगा कहां पे, आगे कोई बड़ी चीज है, ऐसी कोई चीज है जो जहाज से टकरा जाए, उसका पहले ही पता लग जाता है जहाज चलाने वाले को, ठीक है ना। तो यहां पे जो है इस प्रकार से जो है एक यंत्र काम में लिया जाता है। और यहां पे है तुम्हारी आंख, ये क्या है? आंख, ठीक। और यहां पे और होता है ये ऐसे, यहां पे बनाता हूं आंख, ठीक है ना। यहां पे इस प्रकार से एक सोनार होता है, सोनार के अंदर, पानी के अंदर कोई व्यक्ति होता है, ठीक है ना। दो प्रकार से यूज किया जा सकता है। पानी के अंदर कोई व्यक्ति होता है, ठीक। इसको पेरिस्कोप बोलते हैं, ठीक है ना। एक पेरिस्कोप आता है, पेरिस्कोप जानते हो क्या? मैं पेरिस्कोप बता रहा हूं, ठीक। ये पेरिस्कोप बता रहा हूं, सोनार अलग चीज है, ठीक। ये पेरिस्कोप है, ये पेरिस्कोप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप का यूज कैसे किया जाता है? ये जहाज है, ये सब नीचे क्या है? पानी। नीचे क्या है? पानी, ठीक है ना। आज ब्लू है पानी पानी, वो वाला, ठीक है ना। नीचे क्या है? पानी। यहां पे कोई चोर है, ठीक है ना, इसके पास पेरिस्कोप है, इस पेरिस्कोप के अंदर ये पानी में है, सीधा तो डाल के ऐसे देख नहीं सकता, समझ रहे हो ना तुम। तो ये पेरिस्कोप ये पानी से थोड़ा सा ऐसे रहता है, ठीक। यहां पे मान लो, यहां पे पानी थोड़ा सा अपना मुंह बाहर निकाला हुआ रहता है, ठीक। और नीचे रहता पूरा, ठीक। यहां पे इस चोर की आंख है, ये यहां से देखेगा, ये लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस है, ठीक।
यहां से देखेगा, इसकी यहां पे दृष्टि टकरा के ये यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, और ये सारे के सारे लेंस है, यहां पे जो जहाज है इसका प्रतिबिंब यहां पे चलता टकराता टकराता और यहां पे बनेगा, और पानी के अंदर गहराई पे जो व्यक्ति है उसको पता लग जाएगा कि कौन जहाज आ रही है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। ठीक, क्योंकि देखो ऊपर रहेगा ना पानी के ऊपर, तब तो पानी के ऊपर रहेगा तब तो पता लग जाएगा कि यार वहां पे कोई दुश्मन सेना है जो आक्रमण करेगी। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, लुटेरे हैं ये, पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, और इस पेरिस्कोप का यूज किस में करेंगे, जो जहाजें आ रही हैं या फिर पानी से के माध्यम से कोई भी चीजें आ रही हैं, ठीक, जहाजें आएंगी पानी के ऊपर तो उनका पता लगाने के लिए, ठीक है ना, और फिर इनको लूटपाट कर लेते हैं। ये है पेरिस्कोप। ठीक है। और सोनार क्या होती, अलग चीज होती। सोनार का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, और उसके अंदर जो है सोनार में किसका यूज किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का, और यहां पे किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सोनार का यूज भी किस में किया जाता है, आगे अगर कोई ऐसा बड़ी वस्तु नहीं हो जो इससे किससे टकरा जाए, जहाज से टकरा जाए। ठीक, तो सोनार का यूज किया जाता है नौका यानों में। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जिसमें विद्युत चालकता होती है। जय श्री राम गुरुजी, रॉयल, धन्यवाद। हिमांशु ओके सर जी, मुक्की गोदारा ओके सर, गुरुजी राम राम। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ भाई, क्या आएगा। वायुमंडल की वह परत जिसमें विद्युत चालकता होती है, कौन सा मंडल कहलाएगा, जिसमें विद्युत चालकता होती है, कौन सा मंडल कहलाएगा, आयन मंडल। ठीक है ना। देखो यहां पे मेरी बात सुनना तुम, एक तो होता है स्रोब मंडल, कौन सा मंडल होता है, स्रोब मंडल। एक होता है समताप मंडल, कौन सा मंडल, समताप मंडल। ठीक। एक होता है मध्य मंडल। ठीक, कौन सा मंडल, मध्य मंडल, वैसे तो राकेश जी ने बताया होगा तुम्हें। एक होता है कौन सा, आयन मंडल, कौन सा मंडल, आयन मंडल। और लास्ट कौन सा होता है, बहिर्मंडल, कौन सा होता है, बहिर बोलो चाहे बाह्य बोलो एक ही बात है ना, बहिर्मंडल। ठीक। देखो जो स्रोप मंडल है ना, स्रोप मंडल, इसकी रेंज होती है लगभग 0 से 13 किलोमीटर तक। ठीक है ना। इसकी सर होती है 13 से कितनी, 30 किलोमीटर। इसकी होती है सर 30 से कितनी किलोमीटर है, 50। इसकी 50 से, सॉरी 30 से 80। ठीक है ना, 30 से 80। ठीक, ये देख लेना एक बार, यहाँ पे 13 से 30 है या फिर, एक मिनट, 30 ही है, सही है। ये 80 से जो है 700, और ये होता है 700 से, लगभग है, ये सारे फिक्स नहीं है कोई भी, 700 से 10,000। ठीक है ना, 10,000, 6,000 से ऊपर है। ठीक है ना, ये रेंज है ना, फिक्स नहीं है। ठीक। स्रोप मंडल जो मैंने बता दी, आपको पता क्या याद रखना, आपको ये चीजें पूछेगा ही नहीं। ठीक है ना, आपसे ये पूछेगा स्रोप मंडल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। सर स्रोप मंडल के अंदर एक तो मौसमी घटनाएं होती हैं सारी की सारी, कौन सी घटनाएं, मौसमी घटनाएं। स्रोप मंडल में एक तो मौसमी घटनाएं होती हैं, साथ में आपसे पूछ ले हेलीकॉप्टर किस में उड़ता है, हेलीकॉप्टर स्रोप मंडल के अंदर ही उड़ता है। ठीक है ना, हेलीकॉप्टर कौन से मंडल में उड़ेगा, स्रोप मंडल में। एक प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन से मंडल में होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट स्रोप मंडल में, कौन से मंडल में होता है, स्रोप मंडल में। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन से मंडल में होता है, स्रोप मंडल में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखो जो समताप मंडल है ना, इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है ओजोन परत। आपसे परीक्षा में पूछ लेगा ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत, ओजोन लेयर कौन से मंडल में स्थित होती है, समताप मंडल में। और सर ये जो समताप मंडल है, इसी के अंदर वायुयान, कौन से यान, वायुयान, जैसे हो गए एरोप्लेन हो गए, फाइटर प्लेट हो गए, ये सारे के सारे। ठीक, फाइटर प्लेन हो गए, एरोप्लेन हो गए, सारे के सारे किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में। कौन से मंडल में, समताप मंडल में। उसके बाद में आता है सर मध्य मंडल, इसके अंदर उल्का घटनाएं होती है, उल्का पिंड। ठीक है ना, उल्का पिंड जैसी घटनाएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद में सर आता है आयन मंडल, इसके अंदर क्या होता है, रॉकेट और कुछ छोटे उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, रॉकेट और छोटे उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। और इस बहिर्मंडल के अंदर बड़े उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, बड़े उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है।
याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दो ही बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित होती है? कौन सा बताओगे? समताप मंडल में। ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। और वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। नीचे वाले तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं, बारिश, आंधी, तूफान, सारे के सारे किसमें होंगे? श्रोभ मंडल में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इतना अगर पता है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें क्या? आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? ये तो सबको आता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सबको पता है कि नहीं है? बिल्कुल पता है। सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। सर रुडोल्फ डीजल ने किसकी खोज की रे? डीजल इंजन की। डीजल इंजन की खोज किसने की? भाप के इंजन की खोज किसने की थी? सबको पता है, मेरे को पता है। भाप के इंजन की खोज किसने की है? जेम्स वाट ने। किसने की है रे? भूल कैसे जाते हो तुम? भाप के इंजन की खोज किसने की है? जेम्स वाट ने की है। किसने की है? जेम्स वाट ने की है। डीजल इंजन की खोज किसने की है? रूडोल्फ डीजल ने की है। सर आर्किमिडीज क्या है? इसने दिया था उत्प्लावनता का सिद्धांत। क्या दिया था? उत्प्लावनता का सिद्धांत। उत्प्लावनता का सिद्धांत। ठीक है, उत्प्लावनता का सिद्धांत। इसके बारे में कुछ ध्यान में नहीं रखना। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। एक बार बोल के बता रहा हूं, चार चीजें याद रखनी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, और पॉजिट्रॉन, कौन सा? पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन। कौन? कार्ल एंडरसन। ध्यान रहे, ठीक है ना? आगे चलते हैं। जेम्स वाट, मुख्य गोदर बिल्कुल सही है। ठीक, हिमांशु का भी सही है। चलो अगला प्रश्न ये रहा। पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? बताना भाई, क्या आएगा सही उत्तर? है सही उत्तर आएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या आएगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इस वाले चैप्टर में तो तुम पीएचडी कर रखे हो, है ना? तो पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था है बीईसी। इसको क्या बोलते हैं? बी ई और सी, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सर क्या होती है पदार्थ की ये नवीनतम अवस्था? पदार्थ की वर्तमान में कुल अवस्थाएं 5 हैं। आपसे पूछे कि पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं, तो 3 बतानी है। पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं, मूल भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की मूल भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं रे? 3 होती हैं। मूल भौतिक अवस्थाएं कितनी बतानी है? 3। कितनी बतानी है? 3। लेकिन सर आपसे पूछे कि पदार्थ की कुल अवस्थाएं, पदार्थ की कुल अवस्थाएं, वर्तमान में पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी हैं? 5। वर्तमान में पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी है? 5। जो खोजी जा चुके हैं, तुम्हें पता हो तो अवस्थाएं खूब सारी हैं, ठीक है ना? पदार्थ की 50, लगभग 100 से ज्यादा अवस्थाएं आएंगी, धीरे धीरे देखना तुम। ठीक, लेकिन वर्तमान में 5 को प्रूफ किया जा चुका है, इसलिए वर्तमान में कुल अवस्थाओं की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है। सर आपसे पूछा जा सकता है ठोस अवस्था, पहली अवस्था। ऐसे पूछा जा सकता है कि सर पदार्थ की पहली अवस्था का नाम क्या है? ठोस। सर पदार्थ की दूसरी अवस्था का नाम द्रव है। पदार्थ की तीसरी अवस्था का नाम गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम बीईसी। बीईसी। बीईसी को मैं बोल के बता रहा हूं, जिनको भी परिभाषा लिखनी है लिख सकता है। किसी भी गैस को, किसी भी गैस को 0 केल्विन ताप, 0 केल्विन ताप तथा अति उच्च दाब, किसी भी गैस को 0 केल्विन ताप तथा अति उच्च दाब पर जो गैस की अवस्था प्राप्त होती है वह अवस्था कौन सी है? बीईसी। भारतीय वैज्ञानिक था एक तो प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस और एक था अल्बर्ट आइंस्टीन। दोनों के सहयोग से पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई, उसका नाम था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सर आपसे पूछेगा कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है इसका खोजकर्ता कौन है?
भाई साहब पूछा जा चुका है परीक्षा में। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। और इसका खोजकर्ता कौन है? विलियम क्रुक्स। कौन सा क्रुक्स है रे? विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स कौन है? पदार्थ की चौथी अवस्था के खोजकर्ता है विलियम क्रुक्स। बताने को बहुत कुछ है। पदार्थ की चौथी अवस्था ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा विद्युत का चालन करती है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा नियोन बल्ब जैसों के अंदर काम में आती है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और क्या काम आती है? इसका नामकरण किसने किया था? इरविन लेग्यूमर ने। किसने किया था? इरविन लेग्यूमर ने। चलो इतनी बात याद है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। सीख के भी सुनो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए उत्तर देना है, ऑप्शन को देखते हुए, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या उत्तर आ जाएगा? प्लेटिनम। सही उत्तर क्या आ जाएगा? प्लेटिनम, ठीक है। आगे चलें क्या? इस प्रश्न में इतना ही ध्यान में रखना है। यदि एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में की कमी होती है। अगर किसी व्यक्ति के रिकेटस रोग हो रखा है तो उसमें किसकी कमी है रे? विटामिन डी की कमी है। कौन से विटामिन की? विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी जो है इसे हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। सबको याद है क्या? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। आवाज नहीं। देखो आपके शरीर के अंदर है ना एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम है पीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पीटीएच हार्मोन। मानव शरीर के थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन का श्रावण होता है, सॉरी पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि नो है, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन का श्रावण होता है जिसका नाम है पीटीएच हार्मोन। क्या है? पीटीएच हार्मोन। पीटीएच की फुल फॉर्म होती है पैराथायराइड हार्मोन। क्या होती है? पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। ये पीटीएच हार्मोन क्या काम करता है? ये पीटीएच हार्मोन शरीर के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है ना। पीटीएच हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो एक तो होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन और एक होता है पीटीएच हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम के लेवल को कम करता है और पीटीएच हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना। उधर कैल्सिटोनिन हार्मोन और इधर कैल्सीफेरोल लगभग सेम सा है, ठीक। और ये भी क्या करता है? ये भी कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। और पैराथायराइड ग्रंथि है जो हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, वो भी कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है। इसलिए क्या बोल देते हैं? विटामिन डी हार्मोन के समान कार्य करता है, ठीक। कहते क्यों है ये मैंने बताया, समझ में आ रही क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, ठीक। विटामिन बी के बारे में कल बताया था, रासायनिक नाम है थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद में विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। कमी से रोग होता है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थेल्मिया, ठीक है। विटामिन के जो है, इस विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन। कौन सा है? इन दो का तो आपको पता है, इसका लिख देता हूं। क्या है? फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन। और सर विटामिन के जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, ठीक है ना। रक्त का थक्का नहीं बनता। मानव रुधिर के अंदर प्राकृतिक प्रतिस्कंदक कारक पाया जाता है, उसका नाम क्या है? हिपेरिन। मानव रुधिर के अंदर एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक कारक हिपेरिन पाया जाता है जो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। सर विटामिन के क्या कर रहा है? रक्त का थक्का बना रहा है, जबकि हिपेरिन क्या कर रहा है? रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। तुम बताओ ब्लड की नलियों के अंदर रक्त जम जाएगा तो मर जाएंगे अपन, तो समझ रहे हो ना। इसलिए उसको जमने से रोकने का काम करता है। आपके शरीर के अंदर ही एक प्राकृतिक प्रतिस्कंदक कारक हिपेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपेरिन। वो आपकी जो रक्त की नलियां हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, उनके अंदर रक्त को जमने से रोकता है, ठीक है ना। वो बात याद रखेंगे। ये प्रश्न क्लियर हुआ। एक प्रश्न मैं यहां पे एक और लिख रहा हूं, मैं बार बार इसलिए लिखता हूं परीक्षा में पूछा गया। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। किसकी कमी से? हाँ, ये तो मैं जब तक याद नहीं होगा तब तक बोर्ड पे लिखता रहूंगा मैं। प्रोटीन की कमी से एक तो होता है मेरास्मस रोग और एक होता है क्वासियोकर रोग।
क्वासियोकर रोग। हालांकि इन दोनों के अंदर डिफरेंट है भाई साहब, वो तुम्हें इतना डीप से पूछेगा नहीं। इनमें से मेरास्मस रोग सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, क्वासियोकर रोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन वाले साथी भी कमेंट किया करें, अपने दोस्तों को शेयर करें भाई। जय दादा परशुराम है, रथ एक टोपी, बिल्कुल हिमांशु सही है तेरी ट्रिक। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का। किसका किया जाता है? पारा। सर पारे को ही क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। इसे ही क्या बोलते हैं? Hg। और सर आपसे पूछ लेगा पारा का लेटिन नाम क्या होता है, क्योंकि पारा इंपोर्टेंट अपने आप में। कौन बताएगा पारा का लेटिन नाम क्या होता है? होलिया। हाइड्रेजियम। क्या होता है? हाइड्रेजियम। सर इसका लेटिन नाम होता है हाइड्रेजियम। पारा का लेटिन नाम क्या होता है? हाइड्रेजियम। याद रखोगे। पारा क्या है? एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। एकमात्र द्रव धातु। एकमात्र द्रव धातु अर्थात ऐसी धातु और जो भी अकेली है, एकमात्र ऐसी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। आपसे पूछ ले एकमात्र, बहुत बार बताता हूं मैं ताकि आपके खोपड़ी में बैठ जाए बस चीजें। एकमात्र द्रव ए धातु कौन सी? ए धातु। सर एकमात्र ऐसी ए धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसका नाम है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। क्या है भाई? ब्रोमीन। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। याद रहेगा, इसको बोलते हैं Br और इसको क्या बोलते हैं? पारा Hg। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? Hg। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। ठीक। चांदी को क्या बोलते हैं? Ag। सुनो जी, ठीक। चांदी जो है इसका लेटिन नाम भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सर चांदी का लेटिन नाम क्या होता है? आराम खोरो, लेटिन नाम सिल्वर नहीं होता, अर्जेंटम होता है। क्या होता है? अर्जेंटम। ठीक। तुम तो बस इसको सिल्वर, वो तो सिल्वर तो दूसरा नाम है, लेटिन नाम थोड़ी। चांदी का लेटिन नाम है अर्जेंटम। कौन सा है? अर्जेंटम। भाई साहब मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, ये परीक्षा में आए भी गए, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, इनको याद रखने। अर्जेंटम किसका लेटिन नाम है? चांदी का। और एक और याद रख लेना, किसका? सोने का। किसका? सोने का। सोने का लेटिन नाम क्या है रे? ओरम। सोना को क्या बोलते हैं? एयू। और इसका लेटिन नाम है ओरम। क्या है? ओरम। ठीक, ओरम। और एक ऑप्शन और बच गया है, वो है लेड। लेड को क्या बोलते हैं? पीबी। और इसका लेटिन नाम है प्लम्बम। पीबी से क्या बनेगा? प्लम्बम। सही से लिखता हूं, प्लम्बम। प्लम्बम। ठीक है ना। ये किसका लेटिन नाम है? लेड का। लेड का लेटिन नाम क्या हो जाएगा? प्लम्बम। सोने का लेटिन नाम ओरम। चांदी का लेटिन नाम अर्जेंटम। पारा का लेटिन नाम हाइड्रेजियम। ठीक है, इतने याद रखने हैं लेटिन नाम सारे जो मैंने लिखे। इनके अलावा लेटिन नाम आ जाए तो मेरे को बता देना तुम। इनके अलावा अगर लेटिन नाम का अगर प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इनके अलावा नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए इनको याद रखना है। एक टंगस्टन का आ सकता है ना, उसका लिख देता हूं। टंगस्टन का लेटिन नाम, टंगस्टन को डब्ल्यू से अंकित करते हैं, वुल्फ्रम होता है। क्या होता है? वुल्फ्रम। वुल्फ्रम। क्या होता है? वुल्फ्रम। एक अगर आएगा तो ये आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है ना, इनके अलावा नहीं आएगा। ऐसे तो सबके लेटिन नाम है, 118 तत्वों के लेटिन नाम। ठीक, लेकिन याद करने तो इतने तो जरूर से याद करो, है ना। इनके अलावा किसी का लेटिन नाम नहीं आएगा। ठीक है, याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रोहन बिसंत जय हिंद सर। आदर्श शुक्ला गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल। हाइड्रेजियम बिल्कुल सही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, बाद में आराम से बैठ के लिखा। अभी अभी बताया है चांदी का संकेत क्या है? चांदी का संकेत क्या है? Ag। Hg का मतलब होता है पारा। इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, पीछे बता चुका हूं। Au का मतलब होता है सोना, जिसको ओरम बोलते हैं। और Fe का मतलब होता है फेरस। फेरस यानी लोहा। अगर मैं बताऊंगा तो यहां पे लोहे के अयस्क जरूर बताऊंगा, क्योंकि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। लोहे के अयस्क का नाम है सर, पहला जो बहुत बार पूछा गया, हेमेटाइट।
हेमेटाइट। एक है सर मैग्नेटाइट, कौन सा है? मैग्नेटाइट। एक है सर सीडेराइट, कौन सा राइट? एक है सर लाइमोनाइट, कौन सा है? लाइमोनाइट। ये सारे के सारे लोहे के एस्क हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। एल्यूमिनियम के एस्क का नाम है बॉक्साइट, जो परीक्षा में पूछा जा चुका, सूत्र होता है Al2O3। ठीक है ना, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ता हूं। अज्जू भाई जुड़ चुका है। तनु सियाग, एजी बिल्कुल सही है। एमडी अरमान सही है। हिमांशु सर आप तो सारे दिन पढ़ाओ, वो भी ही समझ की ट्रिक अच्छी है, धन्यवाद भाई। परशुराम एजी बिल्कुल सही है तेरा। अज्जू भाई, अब मैं साइड में इसलिए खड़ा हूं ताकि तुम देख के लिख सकते हो आराम से, है ना। कई बोलते हैं गुरुजी लिखा नहीं जाता है, इसलिए लिख लो, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ये रहा, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए, गैस के दाब को मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, या दूर की वस्तु को मापने के लिए। चारों ऑप्शन बड़े महत्वपूर्ण हैं, चारों के लिए मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, ठीक है ना। तो चारों इंपॉर्टेंट है। पहले तो इस प्रश्न का उत्तर बता दो गुरुजी, फेदोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र कितना गहरा है, फेदोमीटर का यूज किया जाता है। अब तुम मेरे को ये बताओ, बस समुद्र कितना गहरा, उसके अंदर तुम्हें कोई छलांग लगा के और लास्ट वाला पॉइंट जाके और वो फित्ता लेके तुम मैं माप नहीं सकता, समझ रहे हो ना। कि समुद्र कितना गहरा होता है, मर जाऊंगा नीचे तक जाऊंगा तब। इसलिए एक यंत्र बनाया गया है इस प्रकार का, जिसका नाम क्या है? फेदोमीटर। और वो फेदोमीटर जैसे तुम उस पानी में डुबाओगे, आपको बता देगा कि समुद्र की गहराई कितनी है। समझ में आ रही है? नहीं तो समुद्र में नीचे तक जाके थोड़ी पता लगेगा कि कितना गहरा है। इसलिए उस फेदोमीटर से पता लगता है कि समुद्र की गहराई कितनी। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर तो ये आ गया। सर ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज होता है? कौन बताएगा? अल्टीमीटर का। किसका? अल्टीमीटर का। ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज होता है? अल्टीमीटर। गैस के दाब को मापने के लिए किसका यूज होता है? मैनोमीटर का। किसका यूज होता है? मैनोमीटर का। साथ के साथ लिख लिया करो तुम, किसका यूज किया जाता है? मैनोमीटर का। और सर दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का। किसका यूज किया जाता है? दूरबीन। और इसे क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। तो तीनों याद रखने इंपॉर्टेंट हैं बेहद। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है, गैस के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है, और दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। बताओ प्रश्न क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या? जमींदार सी बिल्कुल सही है भाई, सतपाल सही है, अज्जू सही है, कमल सही है, तनु सही है, परशुराम सही है, और ये आदिल खान बिल्कुल सही है भाई, सी ऑप्शन है ना। ये सारे के सारे लिख लेना। फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, गैस के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर, और दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरबीन। ठीक है ना। इनको डेली जितना लिखवाया जाता है उनको पढ़ के आया करो रहे। आगे बढ़े क्या? लिख लिया? चलो भाई आगे देखो। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। ठीक, कार्बन डेटिंग। इसके बाद में कितने? एक दो ही प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का अपना, ये रहा। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित प्रयुक्त होती है। बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? कार्बन डेटिंग विधि से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? तो सर इससे किसकी आयु का पता लगाया जाता है? जीवाश्म की। सर कार्बन डेटिंग विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन 12 या कार्बन 14? कार्बन, बताओ, कार्बन 14 का सबसे ज्यादा। ठीक, उसके बाद में अगर 14 नहीं है ऑप्शन में तो कार्बन 12। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका प्रयोग किया किसमें किया जाता है? जीवाश्म की आयु निर्धारण। कार्बन 12 एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका प्रयोग कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने में किया जाता है।
कि ये जीवाश्म, मान लो कई बार क्या होता है कि कई बार कहीं पे खुदाई करते हैं तो जीवाश्म मिल जाता है, कंकाल मिल जाता है। तो उस कंकाल का पता लगाने के लिए कि यार ये कंकाल पहली बात तो है किसका, ठीक है किसका, और ये जीवाश्म या ये कंकाल कितने साल पुराना है, ठीक है ना। तो अपन देख के ऐसे हाथ लगा के तो देख नहीं बता नहीं सकते कि यार ये तो इतने साल पुराना है, ठीक। तो उसके लिए कार्बन डेंटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे पता लगाया जाता है कि सर ये जो जीवाश्म है, ये जो कंकाल है, ये इतने साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना। उसका निर्धारण करने में किसका यूज किया जाता है, कार्बन डेंटिंग विधि का। पता लग गया, समझ में आ गई। तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है वहां पे, ठीक है। एक याद रखना, कोबाल्ट 60, जिससे किसका प्रयोग किया जाता है सर, सामान्य कैंसर। कोबाल्ट 60 में किसका यूज किया जाता है, सामान्य कैंसर के इलाज में किसका यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60। एक आता है सर फास्फोरस 32, जिसका प्रयोग किया जाता है हड्डियों का कैंसर में। किसका कैंसर, हड्डियों का कैंसर में। हड्डियों के कैंसर में किसका यूज किया जाता है, फास्फोरस 32 का। एक आता है सर आयोडीन 131, आयोडीन 131, ये भी समस्थानिक का, जिसका यूज किया जाता है थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड कैंसर का। थायराइड का कैंसर, कौन सा कैंसर, थायराइड का कैंसर, थायराइड का कैंसर। एक होता है हाइड्रोजियम 203, Hg203, बड़ा इंपॉर्टेंट, ब्रेन कैंसर। Hg203 इसका यूज केस में किया जाता है ब्रेन कैंसर, ब्रेन कैंसर। और एक बेहद इंपॉर्टेंट है सीजियम 137, कौन सा है, सीजियम 137, CS137, सीजियम 137, इसका कौन बताएगा, बताओ। सीजियम 137 से किसका पता लगाया जाता है, सीजियम 137। राकेश जी सर की क्लास होगी 9:15 बजे। नहीं सर आप बात ज्यादा पढ़ाओ कम, क्या बोलता रहे मानसू, पता ही नहीं। देखो सीजियम 137 से किसका निर्धारण किया जाता है, सीजियम 137 से किसका, बताओ। अरे तुम्हें याद है, ब्रेस्ट कैंसर, क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। अब हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं, शिवनाथ हंस रहा है। स्तनों के कैंसर का इलाज किया जाता है सीजियम 137 से, ठीक है ना। किसका, स्तनों का कैंसर, स्तनों का कैंसर। स्तनों के कैंसर का इलाज किससे किया जाता है, सीजियम 137 से। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे, एक बार रिपीट कर रहा हूं, सभी साथी मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है ना, याद होना चाहिए। बिल्कुल तैयार हैं सर जी, ठीक है, सभी की क्लास लगेगी है ना अभी इसके बाद में। परिणा कोर्स सर समझ नहीं आ रही, क्या समझाना भाई, दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर यस आई एम, ठीक है, थायराइड कैंसर बिल्कुल सही। देखो जो मैं बता रहा हूं ना वो क्या है, एक बार सुन लो। कार्बन डेटिंग विधि के अंदर किसकी आयु निर्धारण किया जाता है सर, जीवाश्म का। कार्बन डेटिंग विधि के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का। मैं आपको यह बता रहा हूं कि कोबाल्ट 60 जो है एक क्या है, एक समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 क्या है, एक समस्थानिक, जिसका प्रयोग किया जाता है सामान्य कैंसर के इलाज में। ऐसे आयोडीन 131 का यूज किया जाता है थायराइड, गले का अगर कैंसर होता है तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, आयोडीन 131 का। सर अगर ब्रेन कैंसर हो रखा है, ब्रेन कैंसर, इसके लिए यूज किया जाता है Hg203, हाइड्रोजियम 203 का यूज किया जाता है ब्रेन कैंसर के इलाज में। अगर सर हड्डियों का कैंसर है तो उसके लिए यूज किया जाता है फास्फोरस 32, फास्फोरस 32 का यूज किस में किया जाता है, हड्डियों के कैंसर में। और अगर आपके ब्रेस्ट कैंसर है तो इसका यूज किया जाता है सीजियम 137, इससे स्तनों का कैंसर का इलाज किया जाता है। ये सारे सीधे के सीधे पूछ लेता है कि हड्डियों का कैंसर के लिए निम्न में से कौन से समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तब दिक्कत हो जाती है, सारे के सारे ऑप्शन में आएंगे, ठीक। जितने भी लिखे मैंने इंपॉर्टेंट हैं, पूरे याद होने चाहिए आपको, ठीक। आगे चलता हूं। हिमांशु बोल रहा है सर आपके लिए नहीं था, जी के क्लास के बारे में बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो अगला प्रश्न, ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न आज का। पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है, जल्दी से बता दो भाई। आप तो ग्रेट हो बिश्नोई ओ, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कमल चंदोला, धन्यवाद भाई, बिल्कुल तैयार हैं सर जी।
चलो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अगर पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? सर पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? मस्तिष्क में। देखो पीयूष ग्रंथि के अंदर पीएचडी करवाई तुम्हें, ठीक। पीयूष ग्रंथि जो है ना, पीयूष ग्रंथि, इससे क्या क्या प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं पूरे के पूरे एक साथ बता रहा हूं। पीयूष ग्रंथि में तुम्हारे लिए परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आ सकता है? सबसे पहली बात, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा, पीयूष ग्रंथि जो है ये कहां स्थित होती है? सर ये मस्तिष्क में स्थित होती है। कहां स्थित होती है? मस्तिष्क में। दूसरा प्रश्न क्लियर। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? सर मटर के दाने जैसा। मटर के दाने जैसा क्या होता है? इसका आकार होता है। दाने जैसा किसका आकार होता है? पीयूष ग्रंथि का आकार होता है मटर के दाने जैसा। सर पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं ना, वो है, उसकी एक ट्रिक है, गलत, GLAT, गलत, FM पे OA, क्या है? OA। देखो ये आपकी पीयूष ग्रंथि इस प्रकार से लटकी हुई है, ठीक है ना, इस प्रकार से लटकी हुई है। ये आपकी कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने जैसी होती है इस प्रकार से, और इसके 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 भाग, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्स इंटरपीडिया। क्या? पार्स इंटरपीडिया। ये वाला जो भाग है वो कहलाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये है पार्स इंटरपीडिया। क्या है? पार्स इंटरपीडिया। पीयूष ग्रंथि के मध्य वाला जो भाग है उससे किसी भी हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि का जो बीच वाला भाग है ना, ये वाला भाग, सर इससे किसी भी हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि के आगे वाले भाग से इतने हार्मोनों का स्रावण होता है। इतने हार्मोनों का स्रावण सिर्फ और सिर्फ पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से स्रावित होता है। और पीयूष ग्रंथि का जो पश्चिम वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इससे उन 2 हार्मोनों का स्रावण होता है। एक एक हार्मोन के बारे में ओरली बता रहा हूं, आपके काम का है। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि इतने हार्मोनों का स्रावण कर रही है, इसलिए तो इसे मास्टर ग्रंथि कह रहे हैं, जबकि इसका आकार तो मटर के दाने जैसा है। लेकिन सभी ग्रंथियों में सबसे ज्यादा हार्मोनों का स्रावण और सिर्फ पीयूष ग्रंथि करती है, जिसमें पहला हार्मोन है जी से बनता है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। हिंदी में बोलते हैं वर्दी हार्मोन। व्यक्ति बोना होगा कि लंबा होगा, कैसा होगा, इसका निर्धारण पीयूष ग्रंथि के ग्रोथ हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। अगला है एल से क्या बनता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? LH बोलते हैं इसको। आप सिर्फ सुने ध्यान से, है ना, बहुत काम का है आपके। अगर आपके परीक्षा में नहीं भी आएगा तो नॉलेज के लिए जरूरी है, ठीक। नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए आएगा, बाकी तुम्हें भी आ सकता है। एल से बनता है सर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुषों के अंदर, तुम्हारे अंदर तो क्या करेगा? शुक्राणुओं को प्रेरित करेगा। किसको प्रेरित करेगा? शुक्र जनन को प्रेरित करेगा, ठीक, शुक्राणु को प्रेरित करेगा। जब व्यक्ति किशोरावस्था में आता है तो शुक्राणु का निर्माण क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है, ठीक, शुक्राणुओं को प्रेरित करेगा। महिलाओं के अंदर जो है ये क्या करेगा? अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन महिलाओं में क्या करेगा? अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा। अगला जो है उसका नाम है ए। सर ए से पूरा हार्मोन है ACTH हार्मोन। इसका पूरा नाम है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है? एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH हार्मोन। ये क्या करता है? एड्रिनल ग्रंथि के पास जाएगा। कहां जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि के पास जाएगा। बोलेगा क्या कर रही है? बोले बैठे शांति से चुपचाप। उसको बोलेगा चुपचाप नहीं बैठना है, हार्मोनों का श्रावण कर चुपचाप। ACTH हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को हार्मोन श्रावण के लिए प्रेरित करता है। एड्रिनल ग्रंथि को क्या करेगा? हार्मोन श्रावण के लिए प्रेरित करेगा। अगला है टी से क्या बनता है? TSH हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ये जाएगा गले की थायराइड ग्रंथि के पास और बोलेगा क्या कर रही है? वही बात, बोले चुपचाप बैठे। बैठना नहीं है, थायराइड ग्रंथि को बोलेगा हार्मोनों का श्रावण करो। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन श्रावण के लिए प्रेरित करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। एक तो P और एक ये OA, इन दो के बारे में बता देता हूं। इस ऐप का मतलब है FSH हार्मोन।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका सेम टू सेम वही कार्य है जो एलएच हार्मोन का कार्य। पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं को प्रेरित करेगा, शुक्र जनन को, महिलाओं के अंदर अंडाणुओं की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा, उसको बोलते हैं ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस। आगे है एमएसएच हार्मोन, तुम काले होगे कि गोरे होगे उसका निर्धारण करता एमएसएच हार्मोन। छोटा बच्चा जब पेरेंट्स से जन्म लेता है तो वो कैसे रंग का होगा, उस रंग का निर्धारण एमएसएच हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक, एमएसएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक, पाया नहीं जाता, मार्केट में नहीं मिलता, नहीं तो लेके आ जाए, खा लें, गोरे हो जाए। ठीक, ऐसा सिस्टम नहीं सर। इसकी फुल फॉर्म होती है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एमएसएच हार्मोन क्या करता है? रंग का निर्धारण करता है। क्या करता है? रंग का निर्धारण करता है। आपकी आंखें बिल्ली के जैसी होंगी, खरगोश के जैसी होंगी या काले कलर की होंगी, इस सम का निर्धारण कौन करता है? एमएसएच हार्मोन। अगला है पी से बनता है सर प्रोलैक्टिन हार्मोन, बड़ा गजब का है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अंदर स्रावित होता है, जिसे दुग्ध हार्मोन भी कहते हैं। अगला है ओ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे कहते हैं लव हार्मोन। कौन सा हार्मोन? लव हार्मोन। ठीक है ना, हाँ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसे लव हार्मोन कहते हैं। ठीक, या इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, याद रखना, क्योंकि इसे दुग्ध स्रावण का कार्य होता है और पुरुषों के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। ठीक, इसलिए सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। और से ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो महिलाओं के अंदर पाया जाता है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। और लास्ट है ए से एडीएच हार्मोन। कौन सा? एडीएच हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है? ये तुम्हारे मूत्र निष्कासन की दर को क्या करता है? कम करता है। तुम पेशाब कर रहे हो तो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। एक निश्चित समय के बाद तुम्हारा वॉशरूम रुक जाता है, पेशाब रुकता है कि नहीं रुकता, तो उसके ऊपर नियंत्रण भी कौन करता है? एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। लेकिन दो कंडीशन के अंदर व्यक्ति का पेशाब बढ़ जाता है, पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं पॉलीयूरेमिया। ठीक, कब बढ़ जाता है? या तो व्यक्ति जो है एल्कोहल का सेवन कर ले, बियर का सेवन कर ले, तुम्हें से किसी ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया होगा। ठीक, हाँ, दिया होगा। तो बियर के सेवन से व्यक्ति के मूत्र के निष्कासन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, पेशाब करता ही रहता है। ठीक है ना। दूसरा, अगर व्यक्ति चाय या कॉफी का सेवन ज्यादा कर रहा है तो उसको पेशाब ज्यादा लगेगी। ठीक है ना। तो ये था पीयूष ग्रंथि के बारे में। आशा करता हूं पीयूष ग्रंथि अच्छे से समझ में आई होगी। नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी को सिर्फ इतना याद रखना कि लव हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक, लव हार्मोन का जरूर याद रखना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन तुम्हें पता है, इसके बारे में एक बात और बता देता हूं, बहुत काम की। ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में जीव जंतुओं से दुग्ध की मात्रा को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तुम्हें पता है अपने गांव घर के अंदर भैंस जब दूध नहीं देती है तो इंजेक्शन ठोकते हैं कि नहीं ठोकते? वो इंजेक्शन है ऑक्सीटोसिन के, ताकि फिर क्या होता है? भैंस दूध दे देती है। बोलो, देती है कि नहीं देती? भैंसों के अंदर दुग्ध की मात्रा को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वर्तमान में। और इस ऑक्सीटोसिन जो है, इसका खोज करता था पिटोसिन। कौन था? पिटोसिन। ठीक, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।